नमस्कार, शाम के 7:30 बजने वाले हैं और वक्त हो गया है उत्तराखंड की दिन भर की हलचलों को जानने का। आपके साथ मैं हूं प्रीति बिष्ट। तो सबसे पहले बात मुख्यमंत्री के दौरों की। तो आज पौड़ी के दौरे पर रहे मुख्यमंत्री, जहां कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि पौड़ी राज्य का पहला जिला है जिसने सबसे बेहतर काम किया है। तो अपने दौरे के आखिरी दिन अधिकारियों की बैठक भी ली मुख्यमंत्री ने, और जो भी विकास कार्य यहाँ पर चल रहे हैं उनका जायजा भी लिया और बेहतर काम के लिए बधाई भी दी। मुख्यमंत्री ने पौड़ी की माल रोड को लेकर डीएम को निर्देश भी दिए। इससे पहले मुख्यमंत्री ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ भी बैठक ली। जिले ने बहुत अच्छा काम किया है और पूरे 13 जनपदों में नंबर 1 पर पौड़ी जनपद ने काम किया है। जो विकास योजनाओं को जो सरकार की उनको अंजाम देने का काम किया है, तो मैं उनको बहुत बधाई देता हूँ। तो दौरों का दौर तेज होने वाला है। इस साल में 2 जिले अल्मोड़ा और चमोली का दौरा कर चुके हैं मुख्यमंत्री। जो रिस्पांस मिल रहा है उससे भी काफी उत्साहित हैं और अब अगली तैयारी है चमोली और रुद्रप्रयाग जिले की। अल्मोड़ा और पौड़ी जिले में 3 दिन में मुख्यमंत्री ने अफसरों के साथ मीटिंग भी की, कार्यकर्ताओं से भी मिले और मंदिर दर्शन भी किए। यानी गढ़वाल और कुमाऊं में राजनीति का गढ़ कहे जाने वाले 2 जिलों में मुख्यमंत्री ने जनता का मूड भी देखा और कार्यकर्ताओं को काम का संदेश भी दिया। और देहरादून पहुंचकर सीएम ने कहा कि सरकार से जनता भी खुश है और कार्यकर्ता भी। सरकार से लोग खुश हैं। मैं जहां भी गया हजारों की संख्या में लोग मिले। आज सुबह पौड़ी में 9 बजे बैठक थी और पौड़ी जैसी जगह पर जहां इतना ठंडा है, वहां पर जो ऑडिटोरियम है जिसकी क्षमता लगभग 600 लोगों की है, और ये वर्कर्स की मीटिंग थी, सुबह 9 बजे इतनी बड़ी संख्या में पहुंचना मैंने पहली बार देखा। तो कार्यकर्ताओं में भी उत्साह है और जनता में भी उत्साह है। 57 विधायकों की सरकार का चेहरा त्रिवेंद्र रावत हैं और 2022 चुनाव में जवाबदेही और जिम्मेदारी भी उन्हीं के कंधों पर होगी। इसीलिए तैयारी लगातार हर जिले के दौरे की है और अगला दौरा चमोली और रुद्रप्रयाग का होगा। 2 जनपद रुद्रप्रयाग और चमोली 2 जनपद है। उन दोनों जनपदों का मेरा नेक्स्ट विजिट जो होगा वो इन 2 जनपदों का होगा। मुख्यमंत्री हो या मंत्री, सबकी नजर इन दिनों जिलों में चल रहे काम पर है और कोशिश काम को वक्त पर अंजाम देने के साथ ही बूथ तक संदेश पहुंचाने की है। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। तो वही कांग्रेस की बात करें तो वो भी बीजेपी की तरह बूथ स्तर पर मजबूती देने के लिए अब नया दांव खेल रही है। अपना बूथ जिताकर कांग्रेस के हर नेता को अपने स्थानीय बूथ जिताने की जिम्मेदारी लेनी होगी और इसी परफॉर्मेंस पर उस नेता का प्रमोशन होगा। यहां तक कि जो बड़े बड़े नेता हैं वो भी बूथ अध्यक्ष बनाए जा रहे हैं। हल्द्वानी से मेयर का चुनाव लड़ चुके कांग्रेस के युवा नेता और नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश के बेटे, जिन्होंने AICC सदस्य रहते हुए अपने बूथ का अध्यक्ष भी बनने का फैसला लिया है। तो सुमित हृदयेश जिन्होंने बूथ अध्यक्ष की जिम्मेदारी ली है और ऐसे ही कई बड़े चेहरों को जिम्मेदारी दी जाएगी। देखिए, बूथ स्तर से मजबूत करने के लिए सही सीनियर आदमी को बूथ का अध्यक्ष बना दीजिए, जैसे सुमित ने आज अपने को घोषित किया है। तो उनकी जिम्मेदारी आएगी हमारा बूथ नंबर 1 आ जाए। बूथ जो मेरे अंतर्गत जो बूथ आते हैं जहाँ पे मेरा वोट पड़ता है, उसका मैंने आज रिक्वेस्ट करी शहर अध्यक्ष महानगर अध्यक्ष से कि मुझे अध्यक्ष बनाया जाए, ताकि बूथ कमेटी के साथ मैं गंभीरता से कार्य भी करूँ। ऐसे सारी बूथ कमेटियों के साथ कार्य करूँगा, लेकिन जो मेरा बूथ है उसकी जिम्मेदारी मैं स्वयं ले रहा हूँ। जितने हमारे बड़े नेता हैं उनको भी अवश्य बूथों में कूदना पड़ेगा। और एक बड़ी बदलाव की खबर राजनीति में देहरादून से आई, जहां राज्य आंदोलनकारी और पूर्व राज्य मंत्री रहे रविंद्र जुगरान आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए हैं। रविंद्र जुगरान काफी लंबे समय तक बीजेपी में रहे। हालांकि बीजेपी में रहकर भी वो सरकार की नीतियों के खिलाफ और राज्य के हित में लगातार अपनी बात रखते आए थे और अब बीजेपी छोड़कर रविंद्र जुगरान ने आप का दामन थाम लिया है। देहरादून में आपके प्रभारी दिनेश मोहनिया ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। तो रविंद्र जुगरान का कहना है कि वो आगे भी राज्य के हितों से जुड़े अपनी बातें रखते रहेंगे और इसीलिए वो आप में शामिल हुए हैं। स्टेट के हित में जनता एक तीसरे विकल्प की तलाश में है एक दशक से। आज वो अवसर आया है, वो मौका आया है। एक टेस्टेड ट्राइड जिसका परीक्षण कर चुकी है जनता दिल्ली के अंदर, वो मॉडल आया है केजरीवाल जी का, सिसोदिया जी का, आम आदमी पार्टी का, जो एक सक्सेसफुल मॉडल है, जो शिक्षा और स्वास्थ्य मूलभूत व्यवस्थाओं पर केंद्रित मॉडल है। और पहाड़ों में जिला विकास प्राधिकरण स्थगित किए जाने का फैसला जो मुख्यमंत्री ने लिया, जिसकी घोषणा अल्मोड़ा से की, उस पर पिथौरागढ़ में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने खुशी जताई, मुख्यमंत्री का आभार भी जताया। और इसके लिए मैं पुनः भारतीय जनता पार्टी के पिथौरागढ़ जनपद के इकाई की ओर से, पिथौरागढ़ जनता की ओर से उनका तहे दिल से
इस निर्णय को वापस लेने के लिए आभार और धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। बीजेपी विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन पर उनके ही पड़ोस में रहने वाले अग्रवाल परिवार ने गंभीर आरोप लगाते हुए डीआईजी से उनसे शिकायत की है। परिवार का आरोप है कि चैंपियन ने उन्हें जान से मारने की धमकी देते हुए उनकी संपत्ति पर कब्जा कर लिया है। इस मामले में डीआईजी ने एसएसपी हरिद्वार को मामले की जांच करने के आदेश दे दिए हैं। तो व्यापारी अजय अग्रवाल और संजय अग्रवाल कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन के साथ काम करते थे, लेकिन बीते कुछ समय से दोनों के बीच में यहाँ पर कुछ विवाद हुआ। 4 करोड़ के गबन का मुकदमा दर्ज हुआ और फिलहाल अभी विवाद बढ़ता जा रहा है, जिसकी शिकायत डीआईजी से बाकायदा की गई है। सर मारने की धमकी दे रखी है सर परिवार को। 18 अक्टूबर से चल रहा है वो रिकॉर्डिंग, जो ये कह रहे हैं कि 2 साल पुरानी है, वो रिकॉर्डिंग 18 या 19 अक्टूबर की है। वो तो साइबर क्राइम में से निकल जाएगी कब की रिकॉर्डिंग है। संजय अग्रवाल और अजय अग्रवाल के फैमिली मेम्बर्स थे। इन लोगों की शिकायतें कुछ वहाँ के लोकल एमएलए के अगेंस्ट थी। मैंने एसएसपी हरिद्वार को निर्देशित कर दिया है कि इसमें पूरी निष्पक्ष जांच करके जो भी कार्रवाई हो वो त्वरित की जाए। और अब आपको आज का कोरोना अपडेट देते हैं। तो राज्य में आज 78 कोरोना के नए मामले सामने आए। तो राहत की बात है कि सैकड़े का आंकड़ा पार नहीं किया इसने। और बड़ी बात ये भी रही कि पिछले 24 घंटे में कोरोना से किसी की जान नहीं गई। तो बहुत अच्छी खबर, काफी लंबे समय बाद आए। किसी भी व्यक्ति ने कोरोना के चलते अपनी जिंदगी नहीं गंवाई है। आज राज्य में इस वक्त कोरोना के जो एक्टिव केस है वो भी घटकर 1200 पहुंच गए हैं। जबकि अगर टीकाकरण की हम बात करें तो आज 6300 जो स्वास्थ्यकर्मी है उनका वैक्सीनेशन किया गया। और देहरादून से खबर, करीब 11 महीने बाद एफआरआई कैंपस को पर्यटकों के लिए खोला जा रहा है। 1 फरवरी से एफआरआई कैंपस खोला जाएगा और एक दिन में 150 पर्यटकों को यहां रहने की अनुमति दी जाएगी। परमिशन के लिए संस्थान की वेबसाइट में रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होगा। तो पिछले साल 15 मार्च को कोरोना के चलते एफआरआई में ही राज्य का पहला कोरोना केस मिला था, जिसके बाद इसे बंद कर दिया गया था। तो अब इसे 1 फरवरी से खोला जा रहा है। नेपाल और भारत को जोड़ने वाले झूला पुल जल्दी ही अब पूरी तरह से खुल जाएंगे, यानी कि लोगों की आवाजाही आम हो जाएगी। नेपाल की तरफ से पुल खोलने का फैसला ले लिया गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय झूला पुल पिछले साल मार्च में बंद हो गए थे। ये भी कोरोना की ही वजह से हुआ था और जो बॉर्डर में लोग रोज आते जाते थे उनको खासी दिक्कतें हो रही थी। तो उत्तराखंड में करीब 275 किलोमीटर बॉर्डर नेपाल से लगा है और लॉकडाउन के बाद सारे पुल बंद थे, जिससे व्यापारियों को खासा नुकसान हो रहा था। तो अब नेपाल की तरफ से फैसला हो चुका है। हालांकि भारत की तरफ से अब भी पुल को खोलने का कोई निर्णय नहीं लिया गया है। तो ऐसे में भारत सरकार के फैसले का इंतजार किया जा रहा है। केदारनाथ धाम के पुनर्निर्माण के बाद अब सरकार का फोकस है बद्रीनाथ धाम पर। शुक्रवार को पर्यटन सचिव दिलीप जावलकर ने नई दिल्ली में सार्वजनिक उपक्रम से जुड़े अधिकारियों के सामने एक प्रेजेंटेशन दिया। ओएनजीसी, कोल इंडिया, टीएचडीसी समेत कई पीएसयू से जुड़े अधिकारी इसमें शामिल हुए। तो प्रेजेंटेशन में बद्रीनाथ धाम के मास्टर प्लान को दिखाया गया और पीएसयू किस तरह से इसमें मदद कर सकते हैं, इसको लेकर भी चर्चा की गई है। संसद का बजट सत्र शुरू हो गया है और इस बार केंद्रीय बजट पर उत्तराखंड की खास नजरें हैं, क्योंकि इस बार सालों पुरानी ग्रीन बोनस की मांग पर बड़ा फैसला हो सकता है। उत्तराखंड एक ऐसा प्रदेश जिसके 71% हिस्से में जंगल, नदियां, बुग्याल और पहाड़ हैं। उत्तराखंड न केवल राज्य के लोगों को साफ हवा पानी दे रहा है, बल्कि आसपास के राज्यों और यहाँ तक कि राजधानी दिल्ली को भी शुद्ध हवा और पानी दे रहा है। अब इसके लिए उत्तराखंड तो कम विकास की बड़ी कीमत चुका रहा है और अन्य राज्यों को ये सब कुछ मुफ्त में मिल रहा है। इसीलिए साल 2009 में पहली बार उत्तराखंड सरकार ने केंद्र से ग्रीन बोनस की मांग की। इस बार त्रिवेंद्र सरकार ने भी ग्रीन बोनस की मांग को पुरजोर तरीके से उठाया है और साफ दलील दी है कि राज्य हरियाली की बड़ी कीमत चुका रहा है और माना यह भी जा रहा है कि इस बार ग्रीन बोनस पर केंद्र सरकार बड़ा फैसला ले सकती है। मिलेगा ये तो निश्चित रूप से आने वाले समय में आहिस्ता आहिस्ता सब समझ रहे हैं कि हम उत्तराखंड राज्य को इस ग्रीन बोनस का हकदार है। ग्रीन अकाउंटिंग पर हुई एक रिसर्च की बात करें तो उत्तराखंड हर साल भारी भरकम इको सर्विस देता है। सालाना 3 लाख करोड़ से ज्यादा की ग्रीन सर्विस राज्य देता है। 95,000 करोड़ की इको सर्विस यहाँ के जंगल ही अकेले देते हैं। नदी, बुग्याल और पहाड़ों की ग्रीन सर्विस इससे अलग है। अब ग्रीन बोनस एक ऐसा मुद्दा है जिस पर विपक्ष भी पूरी तरह से सरकार के साथ है।
कांग्रेस भी मानती है कि उत्तराखंड जो हरियाली दे रहा है उसके बदले कुछ नहीं बल्कि बहुत कुछ मिलना चाहिए। कि इस बजट में उत्तराखंड राज्य को जो है ग्रीन बोनस दिया जाए। ग्रीन बोनस इसलिए भी आवश्यक है कि इस देश और दुनिया की पर्यावरण को बनाए रखने में अहम योगदान जो है उत्तराखंड राज्य का है। राज्य में जंगल, नदी और बुग्यालों को सहेजने में भी भारी भरकम खर्च होता है। ऊपर से विकास के काम भी खासे प्रभावित होते हैं। लिहाजा उम्मीद है कि इस बार उत्तराखंड की इस पुरानी मांग पर केंद्र सरकार बड़ा फैसला करेगी। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। आगे बढ़ेंगे। अटल आयुष्मान योजना में बेहतर काम करने वाले सरकारी और गैर सरकारी सेक्टर के अस्पतालों को आज मुख्यमंत्री ने उत्कृष्ट सेवा सम्मान देकर सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने बताया कि 18 लाख परिवारों के 41 लाख से ज्यादा गोल्डन कार्ड बनाए जा चुके हैं। 231 करोड़ की मदद से 2,36,000 से ज्यादा मरीज अब तक इस योजना का लाभ ले चुके हैं। वहीं अब अगले 6 महीने में 30 लाख और गोल्डन कार्ड बनाने का लक्ष्य रखा गया है। हमारा अगला चरण में हम बाकी जो सदस्य परिवारों में बचे हैं उनके लगभग 30 लाख कार्ड्स और अगले 6 महीने में हमारा बनाने का कार्यक्रम है। दून स्मार्ट सिटी के इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की मुख्यमंत्री ने शुरुआत कर दी है। देहरादून शहर में होने वाली हर एक हलचल पर अब 5000 कैमरों की नजर रहेगी और उससे बड़ी बात यह है कि एक ही कमांड कंट्रोल सेंटर से एक साथ कई समस्याएं भी दूर होंगी। देहरादून शहर के बाजार पर नजर हो, आपके मोहल्ले में पानी की समस्या हो, कहीं ट्रैफिक जाम हो, कूड़े के ढेर से आप परेशान हो या ट्रैफिक नियम तोड़ने पर होने वाला चालान हो, अब एक कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से 5000 कैमरे जहां हर तरफ नजर रखेंगे तो वहीं इसी सेंटर से तमाम समस्याओं का भी समाधान होगा। इससे तमाम जो जनता से जुड़ी हुई समस्याएं हैं, आवश्यकताएं हैं, उनको पूरा करने का काम, कुछ को कंट्रोल करने का काम, नियंत्रित करने का काम और जो मानव हस्तक्षेप है उसको वो कम होगा। इसके अलावा कमांड कंट्रोल सेंटर में शहर में आने जाने वाली हर गाड़ी की एंट्री होगी। नियम तोड़ने पर चालान का ऑटोमेटिक मैसेज मोबाइल पर पहुंच जाएगा। इसके अलावा टोल फ्री नंबर में आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं। शिकायत वाले विभाग को तय वक्त में समाधान करना होगा। इसके अलावा एक हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-180-2525। इस पर भी ये टोल फ्री नंबर पे भी फ़ोन करके वो अपनी शिकायतें जो शहर के विभिन्न विभागों की है वो इस पर दर्ज करेगा और फिर यहाँ से वो प्रोसेसेस फिर जो हमारा कंसोल डिपार्टमेंट का है हम उसमें मूव करा करके उस प्रोसेस को हर डिपार्टमेंट की शिकायत के लिए एक SOP निर्धारित हुई है वो उस डिपार्टमेंट के कंसल्टेशन से, उसके अनुसार उसे उस शिकायत को तय समय के अंदर दूर करना होगा। साफ है, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर जहां तमाम समस्याओं को दूर करेगा तो वहीं 5000 कैमरों की नजर आपको 24 घंटे सुरक्षित होने का एहसास कराएगी। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। राज्य में पुलिस तंत्र को और ज्यादा मजबूत, स्मार्ट और आधुनिक बनाने के लिए 1 और 2 फरवरी को पुलिस कॉन्फ्रेंस का आयोजन होने जा रहा है। इसमें राज्य के सभी SSP, SP और कई बड़े अधिकारी हिस्सा लेंगे। कॉन्फ्रेंस के दूसरे दिन मुख्यमंत्री भी इसमें पहुंचेंगे और इसकी समीक्षा करेंगे। इस कॉन्फ्रेंस में पुलिस अधिकारी भी पुलिस व्यवस्था की बेहतरी के लिए अपने अपने सुझाव देंगे। भारत पाकिस्तान युद्ध के 50 साल पूरा होने के अवसर में उत्तरकाशी में शहीद पार्क में स्वर्णिम विजय का जश्न मनाया गया। इस दौरान विजय मशाल को पुष्प अर्पित किए गए, शहीदों के परिवारों को सम्मानित किया गया, साथ ही पूर्व सैनिक और वीरांगनाओं को भी सम्मान दिया गया। के गार्ड्समैन सुंदर सिंह ने अपनी शहादत दी थी और उनकी पत्नी श्रीमती अमरा देवी को आज यहाँ पे सम्मानित किया गया और इस लिहाज से ये आज का ये जो दिन है बड़ा हमारे लिए बड़ा ऐतिहासिक दिन है। आइस स्केटिंग के लिए मशहूर औली में इस बार स्कीइंग प्रतियोगिता का आयोजन फरवरी के आखिरी हफ्ते में हो सकता है। पर्यटन विभाग परिषद ने नेशनल स्कीइंग चैंपियनशिप के लिए फरवरी का आखिरी हफ्ता तय किया है, लेकिन इस बार केवल सीनियर वर्ग के खिलाड़ी ही हिस्सा ले सकेंगे। तो कोरोना को देखते हुए जूनियर और सब जूनियर कैटेगरी की प्रतियोगिता फिलहाल इस बार आयोजित नहीं हो रही है। 3 साल
साल से टनकपुर से पिथौरागढ़ तक बन रही ऑल वेदर सड़क का काम लगभग पूरा हो गया है, लेकिन चलती पुल अब भी यहां के लिए चुनौती बना हुआ है। एनएच के लिए बड़ी चुनौती है क्योंकि सामरिक नजरिए से पुल काफी महत्वपूर्ण है, जिसका काम अब भी चल रहा है। हालांकि अधिकारी कह रहे हैं कि यह भी जल्द पूरा हो जाएगा। राम मंदिर निर्माण से लोगों की आस्था इस कदर जुड़ गई है कि अपना सब कुछ न्योछावर करने के लिए तैयार हैं और 80 साल के फक्कड़ बाबा ने भी राम मंदिर के लिए बड़ा दान दिया है। तो ऋषिकेश में 80 साल के फक्कड़ बाबा ने राम मंदिर निर्माण के लिए 1 करोड़ के चेक बैंक कर्मचारियों को सौंपे हैं। तो और इसके बाद उनका कहना है कि वो सब कुछ राम मंदिर के लिए दान करना चाहते हैं। आगे बढ़ेंगे। राज्य में इस बार पिछले साल के मुकाबले बर्फबारी कम हुई, लेकिन इसके बावजूद औली में सैलानियों की संख्या खासी देखने को मिल रही है और करीब 10 मिनट की हेलीकॉप्टर राइड में औली के सुंदर और बर्फीले ढलान लोगों को खूब आकर्षित कर रही हैं। टिहरी पहुंचे 20 सूत्री कार्यक्रम एवं क्रियान्वयन समिति के उपाध्यक्ष शेर सिंह गढ़िया ने अधिकारियों के साथ बैठक कर विकास कार्यों की समीक्षा की। हालांकि इस दौरान जो अधिकारी गायब थे उसको लेकर नाराजगी भी जताई। तो इन्हीं तमाम खबरों के साथ उत्तराखंड के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। छोटी सी ब्रेक के बाद देखिए महाबहस।